लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बेटर बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसको सिर्फ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहना चाहिए, बेटर है कि मास एंड एनर्जी बोल लें। देखिए आइंस्टाइन के मुताबिक E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी और मास इंटरकन्वर्टिबल हैं, तो यहां पे m आ जाएगा E बाय सी स्क्वायर। जो तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है उसमें एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती कि मास डिस्ट्रॉयड ज्यादा आ जाए। इट इज बेटर देन कॉल्ड एज डेल्टा m, मास डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लैब में ऑब्जर्व हुआ है कि अगर 9 इंटू 10⁻⁷ किलो जाउल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो मास डिस्ट्रॉयड है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। यहां पे आप वैल्यू पुट कर लो 9 इंटू 10⁻⁷, ये आपके पास आ गया 7 और ये 3 इंटू 10⁻⁸ स्क्वायर। तो मास डिस्ट्रॉयड इज वेरी वेरी स्मॉल, जस्ट 0.001 ग्राम। इसका मतलब ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में चलते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज सफिशिएंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस वक्त E की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तब मास डिस्ट्रॉयड सफिशिएंट है। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स है उनका मास कम होगा तो वो किधर गया मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए उस वक्त हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कह सकते। तो बेटर अगर हम इसको बोलें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी कि मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए बेटर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी।